नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों का संग्रह लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल, ट्रीटमेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, एसकेटी की तैयारी आप कर रही हैं तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। बहुत ही शानदार शानदार यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ने यहाँ पर टारगेट लेके चले हैं कि अगर आप हमारे से जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में 45 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे और ये गारंटी है अपनी पहली बार में एग्जाम पास करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत से शानदार क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। जुड़े रहे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। अगर आप हमारे से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, मुझे आप कमेंट बॉक्स में साथ में ये भी बताएंगे, अभी हम लाइव क्लास स्टार्ट करने का विचार कर रहे हैं। आप मुझे हमें बताएं कि इसका निश्चित अच्छा सा समय मुझे आप बताएं कि इसका अच्छा समय कौन सा रहेगा जिस समय हम इस क्लास को स्टार्ट करें। और साथ ही आप हमें बताएं कि कब से, मैं तो कल से विचार कर रहा हूं इसको स्टार्ट करने का, लेकिन आप बताएं कब से स्टार्ट करें इसे। चलिए अब देखते हैं हमारी क्लास के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? इसमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण माना जाता है? तो दोस्तों, आपको पता होगा, आप भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हैं तो परमवीर चक्र जो है ये भारतीय सेना में दिया जाने वाला एक सर्वोच्च पुरस्कार हम इसको कह सकते हैं। कैसा पुरस्कार है? यह एक सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों, इस परमवीर चक्र की स्थापना जो है वो की गई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि परमवीर चक्र, पहला परमवीर चक्र किनको दिया गया, तो पहला परमवीर चक्र दिया गया था मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा जो है उनको यह पहला पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप और भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। आपको पता होगा दोस्तों, परमवीर चक्र है ये मरणोपरांत अथवा जीवित व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। अब तक यह पुरस्कार भारत के 21 व्यक्तियों को मिल चुका है, जिसमें से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जीवित मिला है। मतलब भारतीय सेना में कोई अदम्य साहस, दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाला अगर आपने कोई कार्य किया है तो उसके लिए परमवीर चक्र दिया जाता है। 3 जीवित व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूं। एक है बान्ना सिंह नाम के एक हमारे भारतीय सेना के वीर सपूत, जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दूसरा दोस्तों, आपने नाम सुना होगा मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में बहुत ही शानदार अपना अदम्य साहस का परिचय दिया था। योगेंद्र सिंह यादव को भी यह पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार कारगिल के युद्ध में राइफलमैन, आपने नाम सुना होगा संजय कुमार। राइफलमैन कौन? संजय कुमार है, उनको भी यह पुरस्कार जीवित, इन तीनों व्यक्तियों को जीवित पुरस्कार दिया जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाए कि परमवीर चक्र में 21वां परमवीर चक्र किसको दिया गया, तो 21वां परमवीर चक्र मरणोपरांत कैप्टन विक्रम बत्रा को 6 जुलाई 1999 को दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा जो है वह दोस्तों मूलतः कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के साथ प्रयोग इसकी क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है। गांधी जी ने यह अपनी आत्मकथा सन 1929 में कौन सी भाषा में लिखी थी? ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। कभी कभी क्या होता है कि सत्य के साथ प्रयोग वाली ये आत्मकथा है, इसका नाम अंग्रेजी में आ जाता है और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है माई एक्सपेरिमेंट, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये सत्य के साथ वचन नामक जो पुस्तक उनकी आत्मकथा है जो गुजराती भाषा में लिखी गई थी, उसका यह अंग्रेजी नाम है जो बाद में प्रकाशित हुई थी।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है? आप में से कोई बताए कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है विश्व के सभी देशों में स्वच्छ और सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाने का निर्णय किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे पहले विश्व जल दिवस किस वर्ष मनाया गया, तो यह पहली बार सन 1993 को मनाया गया था। एक क्वेश्चन और भी है फौजी भाइयों, पूछा जा सकता है कि 2021 की विश्व जल दिवस की थीम क्या है? विश्व जल दिवस की थीम क्या है? तो 2021 की विश्व जल दिवस की थीम जो है वो है पानी का महत्व। पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। पानी का महत्व है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2020 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, तो उसकी 2020 की पिछले वर्ष की विश्व जल दिवस की थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन। क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन इसकी क्या है? थीम है। तो ये इससे संबंधित मैंने आपको यहां पर जानकारियां दी है। ये जानकारियां आपको कैसी लगी, कंजूसी नहीं करनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करना है। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यारो, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। एक तैयारी का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यहां पर मिलेगा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन है? दोस्तों विश्व कप फुटबॉल जो होता है उसको अपन फीफा वर्ल्ड कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अपन फीफा वर्ल्ड कप भी कहते हैं। ये पूछा गया है कि प्रथम विजेता मतलब फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था सन 1930 में। सन 1930 में कहां पर किया गया था? उरुग्वे में ही किया गया था। दोस्तों आपको पता होगा उरुग्वे ही इसको जीता था। मतलब यह विश्व का प्रथम फुटबॉल जो है ये उरुग्वे ने मेजबानी करी थी, उरुग्वे ने ही जीता था। और किसको हराकर? अर्जेंटीना को। कौन से देश को? अर्जेंटीना देश को 4-2 से हराकर इसको जीत लिया था। यही था फीफा वर्ल्ड कप। दोस्तों पिछला जो फीफा वर्ल्ड कप है वो 2018 में हुआ था। कहां हुआ था? इसका आयोजन रूस में किया गया था। विजेता टीम कौन थी? फ्रांस थी। उप विजेता टीम कौन थी? क्रोएशिया थी। क्रोएशिया फाइनल में हार गई थी, फ्रांस विजित हुआ था। पूछा जा सकता है फौजी भाइयों आपसे कि अगला फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? अगला फीफा वर्ल्ड कप है वो कहां आयोजित होगा? तो यह दोस्तों कतर में आयोजित होगा। इसकी मेजबानी कौन करेगा? कतर देश करेगा। और अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? तो ये 2022 में होगा। और प्रत्येक फीफा वर्ल्ड कप या विश्व कप फुटबॉल है वो कितने वर्ष बाद होता है? तो कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद ही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे जीके और साइंस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां पर फैक्ट्री स्थापित की है? सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे और उन्होंने पहली जो फैक्ट्री है वो कहां पर स्थापित करी थी? कोचीन में स्थापित करी थी। कब स्थापित करी थी? 1503 ईस्वी में इसकी क्या करी है? स्थापना करी थी। तो ये थी पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री। वैसे तो पुर्तगाली जो पहले आए थे वो कहां पर? कालीकट पतन पर ही आए थे। वास्को डिगामा जिसने जलमार्ग के माध्यम से भारत की खोज करी थी, वो वास्को डिगामा जो है वो कौन से पतन पर पहुंचे थे? कालीकट पतन पर ही पहुंचे थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक जो घोड़ा है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपको पता होगा मेवाड़ के महाराणा वीर शिरोमणि जिसको अपन महाराणा प्रताप कहते हैं, उनके घोड़े का, उनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 9 मई को हुआ था। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ का एक प्रसिद्ध दुर्ग था जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग में। इनकी मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 1598 को। 19 जनवरी 1598 को
सावण नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी। ये मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के प्रमुख राजा थे। इनका नाम दोस्तों इतिहास में वीरता, दृढ़ प्रण के लिए ही जाना जाता है। और ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी कि संकट में मैं रह सकता हूं, मैं महल बंगलों हवेलियों को छोड़ सकता हूं, मैं वन में रह सकता हूं, लेकिन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं कर सकता। इसी प्रण के लिए वो वन वन भटकते रहे और मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करी। वही प्रसिद्ध व्यक्ति है कौन? महाराणा प्रताप। और उन्हीं के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग। वह व्यक्ति है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिन्होंने सबसे पहले सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों सती प्रथा जो है यह एक ऐसी सामाजिक कुरीति थी जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी जो है उसकी चिता पर जिंदा ही जल जाती थी, उसके साथ, उसको सती प्रथा कहते हैं। इस प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। और कब किया था? ये 1829 में किया था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कब किया गया? 1829 में। और 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल में सती रेगुलेशन एक्ट पारित कर दिया कि अब दोबारा से सती प्रथा जैसा कोई कार्य नहीं होगा। ये सामाजिक कुरीति थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सन 1828 ईस्वी में। कब की गई थी? 1828 में। राजा राम मोहन राय के साथ एक व्यक्ति और भी थे दोस्तों जिनका नाम था द्वारका नाथ टैगोर। क्या नाम था? द्वारका नाथ टैगोर नाम था। द्वारका नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की है। इससे पहले राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था और आत्मीय सभा का नाम बाद में क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार के और भी आप क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। वहां पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आर्मी जीडी मॉडल पेपर, जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले के एग्जामों में पूछे गए, आर्मी की एग्जामों में पूछे गए जो पेपर हैं उन्हीं को मैंने वहां पर हल करवाया है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। और उससे आगे एक नाम और भी जुड़ता है मणिकर्णिका तांबे। उनका क्या था? मूल नाम था मणिकर्णिका तांबे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से किस नाम से पुकारते थे तो इनको प्यार से मनु के नाम से पुकारते थे। इनकी माता का छोटी उम्र में देहांत हो जाने के कारण उनके पिता ने इनको बाजीराव के शासन के उस क्षेत्र में ले गए थे जहां पर उनको एक और भी नाम से जानते थे। वहां पर वहां के लोग उसे छबीली के नाम से जानते थे। वही थी मणिकर्णिका। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु है वह दोस्तों 18 जून 1858 ईस्वी को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो गई थी। दोस्तों झांसी की रानी थी ये, जिसको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात दोस्तों आपको और भी याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई जो है यह क्या थी? 1857 की क्रांति की दूसरी शहीद वीरांगना थी। दूसरी शहीद वीरांगना थी कौन? रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। देखते हैं इसी प्रकार के और आगे के क्वेश्चन। जुड़े रहिए, कहीं नहीं जाइए, लास्ट तक आप देखते जाए। बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत का महान वयोवृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? कहा जाता नहीं, कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को।
ये भारत के महान वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1917 को हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कितना अच्छा और शानदार क्वेश्चन कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात जो है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कही गई। जन्म के समय इनका नाम क्या था? पहले इनका नाम क्या था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक को पहले कहा जाता था केशव गंगाधर तिलक। केशव गंगाधर तिलक के नाम से इसको जानते थे। बाद में इसका नाम क्या हुआ? बाल गंगाधर तिलक। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों अंग्रेज अधिकारी इसे और एक और भी नाम से जानते थे, क्योंकि अंग्रेजों की नाक का ये कांटा बना हुआ था, तो इसलिए अंग्रेज अधिकारी जो हैं वो इसको कहते थे भारतीय अशांति के जनक। क्या कहते थे? भारतीय अशांति के जनक निम्न में से किसको कहा जाता है? यह अशांति के पिता किसको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को ये अंग्रेजों ने के द्वारा कहा गया था। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को एक और भी नाम से जानते हैं, इसको लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 23 जुलाई को हुआ था, 1857 में हुआ था, और महाराष्ट्र का रत्नगिरी जिला आपने नाम सुना होगा, वहां पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो वो व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और दोस्तों हम विचार कर रहे हैं इसके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने का, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि अच्छा सा समय, कितने समय पर, कितने बजे हम उसकी लाइव क्लास को स्टार्ट करें ताकि तुम लोग अधिकतम वहां पर जुड़ सकें। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन है वो सन 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। और ये बंगाल विभाजन करने में मुख्य योगदान किसका था? तो वो कौन था? लॉर्ड कर्जन नाम का कौन था? व्यक्ति, जिन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। इसी वजह से 16 अक्टूबर को बंगाल के इतिहास में उसे ब्लैक डे के रूप में भी जाना जाता है। 16 अक्टूबर है, इस 16 अक्टूबर को दोस्तों बंगाल के इतिहास में ब्लैक डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डे। बंगाल विभाजन को दोस्तों एक और भी नाम से जानते हैं, इसे बंग भंग भी कहा जाता है। और 3 साल बाद सन 1908 में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सन 1908 में। 1911 में उसे वापस कर मतलब बंगाल के विभाजन को निरस्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील का नाम क्या है? टिटिकाका है। आपसे पूछा जाए कि टिटिकाका झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है पेरू, और दूसरा नाम कौन सा है? बोलिविया है। पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? टिटिकाका झील है। ये दोस्तों दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील के रूप में भी इसको जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वह कौन है? वह वरुण ग्रह है जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसके हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करने का कारण क्या है? ये हरा ग्रह क्यों दिखाई देता है? वजह क्या है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों आपको पता होगा कि कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है, 8 राज्यों में अगर हम बात करें तो ये कौन सा? गुजरात आती है, उसके बाद राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, वेस्ट बंगाल से निकलती है, उसके बाद ये त्रिपुरा से निकलती है,
त्रिपुरा के बाद ये मिजोरम से निकलती है, लेकिन ये किससे नहीं निकलती, यह उड़ीसा से नहीं निकलती है। इसलिए आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है। जिसका सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। प्री कैम्ब्रियन कल्प में अरावली पर्वत श्रेणी का जन्म हुआ, इसी वजह से यह दुनिया की एक प्राचीनतम पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के कहाँ पर है? भरतपुर जिले में है। दोस्तों केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो है, इसे पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहा जाता है। देश विदेशों के पक्षी इस अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। असंख्य पक्षियों की प्रजातियां इसी अभयारण्य में देखी जा सकती है। और डॉक्टर सलीम अली का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर सलीम अली जो है, यह है इस केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य उनकी कर्मस्थली रही, इसी वजह से इनका महत्वपूर्ण नाम आता है केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में। एक बात और भी याद रखनी है, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को दोस्तों सन 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। किसमें शामिल कर लिया था? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। बहुत बार एग्जाम में पूछ जा चुका है, बार बार रिपीट होता है कि केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो इसे 1985 में शामिल किया गया है। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना है, ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। कभी नाम आता था कि ये आंध्र प्रदेश में है, लेकिन आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर एक नए राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। क्या रखा गया? तेलंगाना। तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में कृष्णा नदी पर बना हुई है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईसा मसीह का जन्म स्थल कौन सा है? तो ईसा मसीह का जन्म स्थल दोस्तों कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है। ईसा मसीह जो है, इनके उपनाम और अन्य नाम क्या क्या है? तो दोस्तों इनको यीशु के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से ईसा मसीह जो है, इनको जीसस क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है। जीसस क्राइस्ट जो है, उनके नाम से भी ईसा मसीह को जानते हैं। बहुत बार ये पूछ जा चुका है दोस्तों, ये कहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो है ये बेथलेहम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेथलेहम में इनका जन्म हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य ऊर्जा हम किस इकाई में मापते हैं? अब यहाँ पर साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। खाद्य ऊर्जा इसमें से किस, खाद्य ऊर्जा की इकाई इसमें से क्या है? तो दोस्तों खाद्य ऊर्जा की जो इकाई है वह क्या है? कैलोरी है। मतलब खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। मतलब दोस्तों एक बर्तन में पानी है और पानी में बर्फ डाली हुई है, बर्फ तैर रही है, लेकिन जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल में क्या परिवर्तन होगा? क्या पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा घटेगी, या उतना ही रहेगा, या पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ के द्वारा घेरे गए जो आयतन है वो उतना ही आयतन होता है जितना बर्फ के पिघलने से पानी बनता है। इसकी वजह से जल के तल में कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत बार पूछा जा चुका है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों इसमें अपकेंद्रीय बल लगता है। दो बलों की बात करें तो अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये होता है केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला जो बल होता है उसको अपन अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उससे दूध से क्रीम निकालने का कार्य होता है। लेकिन अभिकेंद्रीय बल जो होता है दोस्तों, यह परिधि से केंद्र की ओर लगता है, इसको अपन अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल क्या होगा?
राइट होगा। श्यानता की इकाई क्या है? तो दोस्तों श्यानता जो है उसकी इकाई क्या है? उसकी इकाई है प्वाइस। क्या इकाई है? उसकी इकाई को हम प्वाइस के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? कौन से द्रव्य का घनत्व सबसे कम है? तो दोस्तों यहां पर पेट्रोल जो है उसका घनत्व सबसे कम है, बाकी इन सभी का घनत्व क्या है? इनसे ज्यादा है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ताप का एसआई मात्रक है केल्विन। आज के आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताएंगे। साथ ही दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज कर लो सब्सक्राइब यारो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।